नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं सभी का अपने चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ टाइम पे लगातार एरर्स के, सिनोनिम्स के, एंटोनियम्स के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के, इडियम्स के सेशन और प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जो सेशन हमारा है एरर्स का और प्रैक्टिस का, इन सभी के लिए हमारे लिए एक चीज़ बेहद कॉमन है। वो ये है कि हम पुराने सेट में आए हुए जितने भी क्वेश्चन सभी को डिस्कस कर रहे हैं, बार बार तैयार कर रहे हैं। और जब चीज़ें हमारे सामने बार बार तैयार होती हैं, बार बार आपके सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी तैयारी पहले से और ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी एग्जाम्स की, प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से एग्जाम में सामने क्वेश्चन जो है आते हैं। आज जो हम लोग सेशन करने जा रहे हैं, इस पूरे सेशन में हम लोगों को 40 सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये पूरे 40 सेंटेंस जो हमको दिए हुए हैं, ये सारे के एग्जाम में हमारे जो है पूछे गए इंपॉर्टेंट है। नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी हुई और आप पहले पढ़ दो तो फिर भी आपके दिमाग में वो थोड़ा बहुत बैठेगी। और मैं आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई सारी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और पढ़ते पढ़ते साथ साथ में सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबर फर्स्ट वहाँ सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, एरर पिक कर रही है आपको। नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स सीनिक ब्यूटी। यानी कोई भी हिल स्टेशन उतना की ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि दार्जिलिंग है, और उसकी जो सीनिक ब्यूटी है वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। आपको बताना है कि सेंटेंस में हम लोग को एरर क्या निकालनी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट या एरर इन दिस गिवन सेंटेंस। चलो देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेंटेंस की, तो सेंटेंस की शुरुआत हुई है नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स सीनिक ब्यूटी। अभी थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात मैं बता दूं आपको। जब भी कोई सेंटेंस नो और नाउन के साथ स्टार्ट हो, मेरी बात पूरी ध्यान सुनना दोस्तों, जब भी कोई सेंटेंस आपका नो और नाउन के साथ स्टार्ट हो और अंदर आपका एज और एज के साथ आपको कंपेयर किया गया हो, देखिए इधर एक एज लगा हुआ है, एक एज इधर लगा हुआ है। फिर से देखिए, जब भी कोई नाउन आपका नो और नाउन से स्टार्ट हो, अंदर आपका एडजेक्टिव जो है उसको एज से जोड़ा गया हो, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस में नो के बाद अदर लगा दिया जाता है। और ये क्वेश्चन जो हमारा है वो एडजेक्टिव के चैप्टर से है। अब आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको ध्यान से पढ़ा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। सपोज अगर आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, सेंटेंस हमारा लिखा है विलियम शेक्सपियर, ठीक। विलियम शेक्सपियर इज द, फिर से ध्यान से देखिए, विलियम शेक्सपियर इज द बेस्ट ड्रामाटिस्ट, ये लिखा हुआ है, बेस्ट ड्रामाटिस्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट में ऐसे कर देता हूँ, विलियम शेक्सपियर इज द बेस्ट ड्रामाटिस्ट ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इसकी, ये हमारा कौन सा डिग्री है, कैसा सेंटेंस है, ये हमारा सुपरलेटिव में जो है एडजेक्टिव दिया हुआ है। आपको इसको मान लीजिए कि चेंज करना है पॉजिटिव में, तो आप बोलो कैसे कि कोई भी ड्रामाटिस्ट उतना अच्छा नहीं है, नो अदर ड्रामाटिस्ट इज एज गुड एज विलियम शेक्सपियर, ये देखिए, ठीक है। तो जब भी बेटा आप दो सेंटेंसेस को या जब भी आप किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव को, देखो जैसे हमने गुड लिखा हुआ है, किसी एडजेक्टिव को आप नो के साथ नाउन से जोड़ते हो या एज से जोड़ते हो, तो ऐसे कंडीशन में नो के बाद हमेशा क्या करते हैं, अदर का यूज करते हैं। अंदर एज लगा हुआ है तो बाहर जब भी नो आएगा, फिर से देख लीजिए, अंदर आपने एडजेक्टिव को एज से जोड़ा हुआ है, तो जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो नो के बाद अदर आपका आएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर देखिए दूसरे की, द चीफ आइडिया ऑफ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज, जो मुख्य उद्देश्य है बहुत ही कॉमन टाइप के ट्रैवलर का, इज टू सी वो है देखना, एज मैनी ऑब्जेक्ट्स इतने सारे ऑब्जेक्ट जितना कि वो पॉसिबली देख सकता है। अब आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और बताना बच्चों इसमें एरर क्या होगी, थोड़ा जल्दी करिएगा। जब भी आप वीडियो देख रहे होते ना, तो आप एक काम करिए, वीडियो को आप आराम से पॉज करके पूरा सेंटेंस देख लिया करिए, ताकि मैं थोड़ा जल्दी ज़्यादा सेंटेंसेस एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, बस ध्यान से देखिए, इसको क्लिक करके पॉज कर लीजिए और अपना आराम से सेंटेंस देख लीजिए। अब मैं जा रहा हूँ एक्सप्लेन करना। देखिए सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में क्या लिखा हुआ है, द चीफ आइडिया, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो एक मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी कॉमन टाइप के ट्रैवलर का, इज टू सी वो देखना चाहता है। फिर से देखिए, कोई भी कॉमन टाइप का ट्रैवलर हो बच्चों, वो देखना चाहता है, इज लगा हुआ है, क्या देखना चाहता है, उतने सारे ऑब्जेक्ट। अब इधर अगर एज अकेले लिखा हो तो भी गलत होता है, एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, एज जितना कि एज दो बार लिखा, एबीसी लिखा हुआ है, उतने पॉसिबल इंटरेस्ट जितना कि वो देख सकता है। तो पहला अगर सेंटेंस बेटा हमारा पॉसिबल प्रेजेंट है, तो अगला भी बेटा क्या बनेगा, प्रेजेंट बनेगा। कुड हमारा जो यहाँ पर था
वो पास्ट में था, तो हमको पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में करना है, तो क्या करेंगे, कुड का कैन करेंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए और करिए, आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि बहुत कठिन एरर नहीं है, सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। बस अंतर इतना है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने की कला जो है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। नाउ अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग बेटा नंबर 3 की। दीज एक्ट्स वर पुश्ड थ्रू द पार्लियामेंट। ये जो एक्ट हैं उन एक्ट को पार्लियामेंट में जो है उन पर चर्चा हुई। इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन, या उसको पास किया गया, अपोजिशन के बावजूद यानी कि विरोध के बावजूद उसको पास किया गया, बट विद द लिटिल मॉडिफिकेशन। अब इस पे आपको बताना, देखिए एरर क्या हो सकती है। आराम से वीडियो को पॉज करके एरर देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। दीज एक्ट्स वर पुश्ड थ्रू द पार्लियामेंट। इन एक्ट्स को जो है, ये जो एक्ट है, एक्ट क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई बिल पास करते हैं ना, उसकी एक्ट की बात करते हैं, तो ये जो एक्ट है उनको चलिए पार्लियामेंट में अपोजिशन के बावजूद पास कर दिया गया। लेकिन अब द लिटिल लिखा हुआ है, द लिटिल गलत है मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा अ लिटिल। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, पर ध्यान सुनिएगा। हम सभी को पता है कि आर्टिकल द का प्रयोग तब ज़्यादा करते हैं जब हम किसी खास की बात करते हैं। जैसे आपसे मैंने एक सेंटेंस बोला हुआ है, मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ मेरे भाई, देखना ज़रा, ये देखो ज़रा। जैसे लिखा हुआ है, अ लिटिल मनी यू गेव मी, यू गेव मी, ठीक, यू गेव मी। फिर से देखिए, अ लिटिल मनी वो थोड़ा बहुत पैसा, यू गेव मी जो आपने मुझे दिया, वॉज नॉट इनफ वो पर्याप्त नहीं था, ठीक। अब आप देखिए, अ लिटिल मनी वो थोड़ा बहुत पैसा जो आपने मुझे दिया, यू गेव मी, इसका मतलब हम किसी खास अमाउंट की बात करें कि वो पैसा जो आपने मुझे दिया। तो जब भी हम खास की बात करते हैं मेरे भाई, वहां पर हमेशा क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हमें कहीं पर जो है किसी खास मॉडिफिकेशन मतलब क्या है कि थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया और उसके बाद उसको पास कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि आ लिटिल माने होता है थोड़ा बहुत। द लिटिल कब लगाते हैं, जब हम किसी खास मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। भाई द किसके पहले आया है, मॉडिफिकेशन के पहले आया है ना, तो मॉडिफिकेशन के बारे में आगे चल के तो कोई बात की नहीं गई है, तो हम खास की बात नहीं करेंगे। और आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, तो किया तो गया लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। अब जो बच्चे नहीं जानते तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, द लिटिल जब हम लोग खास की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर सेंटेंस नंबर 4 की। बहुत सरल सेंटेंस, बस ध्यान से पढ़ना है। The little money you gave me was not enough. Sorry. One of the most widely spread bad habits is the use of tobacco. अब देखिए, वन ऑफ का मतलब होता है कई में से एक। इसका मतलब ये है कि हम वन ऑफ के बाद जो भी नाउन लगाएंगे वो हमेशा क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। तो हिंदी निकल रही है कि सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट, वाइडली माने बड़े स्तर पर, स्प्रेड माने फैली हुई। तो जितनी भी बड़े स्तर पर फैली हुई गंदी आदतें हैं, यानी कि वन ऑफ के बाद हम हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर हैबिट का क्या हो जाएगा, हैबिट्स हो जाएगा। पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस की उसमें मेरे ख्याल से चौथा या 5वां सेंटेंस है जहाँ पर हमको वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल लगाना है बच्चों। क्लियर हो गया ना, याद रखिएगा। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रयोग किया जाता है वो हमेशा प्लूरल यूज़ किया जाता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो ऑफ के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यानी कि वन के अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर लगती है। वन ऑफ के बाद नाउन क्या होता है बेटा, प्लूरल होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। चलिए अब अगले की बात करते हैं। माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका विद हिज फैमिली फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। अब इसको बताइए, बहुत सरल सेंटेंस है, तुरंत कर देंगे। बच्चों देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने बचपन में एक सेंटेंस पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये टेंस से पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है कि वहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब में क्या लगी होती है, देखिए आईएनजी लगी होती है। हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी तब लगाते हैं जब हमको लास्ट में समय फॉर या सिंस के साथ दिया हो।
अभी आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमें यहाँ पर जो समय दिया हुआ है किसके साथ दिया हुआ है, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, यानी पिछले 10 सालों से हम लोग, वो क्या कर रहा है, उसका भाई जो है वो अमेरिका में रह रहा है। देखिए अनिश्चित समय के लिए हमेशा फॉर लगाते हैं, अनिश्चित समय फॉर भी लगा हुआ है, हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी भी लगा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी हमारे नॉर्म्स या रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर पूरे कंप्लीट हैं। इसका मतलब हमारा सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पर इज लगा होता तो इज काट के हैज़ बीन कर देते, क्योंकि जब भी वर्ब में आईएनजी आता है और लास्ट में समय दिया होता है तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बेटा ऐसी कंडीशन को हैज़ बीन हैव बीन लगाना पड़ता है, लेकिन पहले से लगा हुआ है, हमारा सेंटेंस बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सही सेंटेंस है। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, द मैन हु इज़ परपेचुअली हेजिटेटिंग विच ऑफ द टू, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, द मैन वो आदमी जो लगातार संकोच कर रहा है, वो आदमी जो लगातार संकोच कर रहा है कि विच ऑफ द टू थिंग्स, दो चीज़ों में कौन सी चीज़ ही विल डू फर्स्ट, वो पहली करेगा। फिर से देखिए, द मैन वो आदमी हु इज़ परपेचुअली जो लगातार संकोच कर रहा है, किस बात का संकोच कर रहा है कि विच ऑफ द टू थिंग्स, कि कौन सी चीज़, दो चीज़ों में कौन सी चीज़ ही विल डू फर्स्ट, वो पहले करेगा, विल अल्टीमेटली, वो दोनों में से इधर करेगा। अब ये कह रहे हैं कि एक करेगा। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, इधर का प्रयोग इस तरह सेंटेंस के लास्ट में नहीं करते हम। जब भी आप दो में से एक की बात करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, तो लास्ट में जब भी प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, वो हमेशा क्या किया जाता है, यहाँ पर नीदर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम लोग ये कहना चाहते हैं बच्चों कि जो मैन दो चीज़ों में लगातार कंफ्यूज हो रहा है कि इनमें से कौन करेगा, अगर लगातार कंफ्यूज हो रहा है मेरा भाई, तो दोनों में से वो कोई भी नहीं कर पाएगा। जबकि ये कह रहे हैं कि विल डू इधर, अब एक तो करेगा ही करेगा, ये तो पक्का पॉसिबल है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस दिया उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कि उन दोनों में से कोई भी काम वो नहीं करेगा। अब इस तरह की देखिए सेंटेंस कोई ग्रामर पे बेस्ड नहीं है, ये आपको रीडिंग के हिसाब से करना पड़ेगा, पढ़कर करना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंसेस आते कम एग्जाम में, लेकिन अगर आते हैं मेरे भाई ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 8वें की, बीइंग अ वेल नोन फिजिसिस्ट, एक प्रख्यात फिजिसिस्ट होने के नाते या होने के कारण उसको इनवाइट किया गया था, किस बात के लिए, डिलीवर करने के लिए, एक लेक्चर डिलीवर करने, लेक्चर देने के लिए। और लेक्चर किस विषय पर था, ऑन लेज़र टेक्नोलॉजी। तो 9 बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, बताना आपको इसमें कौन सी एरर निकाली जाएगी, बताइए। देखिए आपको मैं बात बता दूं, अगर आपने नहीं पॉज किया, नहीं कर पा रहे, तो पॉज करके अपना आराम से देख लीजिए, रुक जाइए, आराम से पूरा सेंटेंस देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए ध्यान शुरू करते हैं। बीइंग माने होता है के कारण या होने की वजह से। अब ये बीइंग आया किसके लिए है, अगर ही के लिए आया तो सेंटेंस सही है, और बिल्कुल ये फिजिसिस्ट कौन है, ही के लिए आया ना। अगर बीइंग किसी और के लिए आया होता तो बीइंग के पहले उस व्यक्ति का नाम लिखकर दिखा देते। तो एक वेल नोन फिजिसिस्ट होने के नाते उसको इनवाइट किया गया। अब क्या करने के लिए इनवाइट किया गया है, डिलीवर करने के लिए। तो उद्देश्य की यानी कि पर्पस की पूर्ति के लिए हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है मेरा भाई। और डिलीवर लेक्चर किस विषय पर दे रहा है, विषय के पहले भी ऑन लगा है, तीनों ही चीज़ें सही है। बीइंग का प्रयोग भी सही है, इनवाइटेड के बाद क्रिया ये वो भी सही है, टू लगा हुआ है, और जिस चीज़ पर लेक्चर दे रहे हैं ऑन लगा है, बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही, बेटा सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर आपको कोई लगता है कोई मिस्टेक लग रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप बताइए, ही वॉज हार्ड डाउन फॉर मनी, ये सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ने वाला अच्छा सेंटेंस है। ही वॉज हार्ड डाउन फॉर मनी, ठीक है, बताइए, ही वॉज हार्ड डाउन फॉर मनी एंड वॉज बीइंग हैरेस्ड बाय हिज क्रेडिटर। देखिए मैं आपको बताता हूँ ध्यान से, हार्ड डाउन नहीं होता, हार्ड अप होता है। जब भी किसी इंसान के पास, अब ये चीज़ आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, इसे नोट कर लीजिए, जब भी किसी इंसान के पास पैसे का अभाव होता है ना, तो वहाँ हार्ड डाउन नहीं करते, हमेशा हार्ड अप कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं उसके पास पैसे का अभाव था, एंड वॉज बीइंग हैरेस्ड, उसको हैरस किया जा रहा था, उसका शोषण किया जा रहा था, है ना, उसको प्रताड़ना दी जा रही थी उसके क्रेडिटर द्वारा, जिन्होंने उसको क्रेडिट किया हुआ था उनके द्वारा। तो सेंटेंस में आप ये बात तैयार करने वाली है कि हार्ड डाउन नहीं होता बेटा, पैसे के अभाव के लिए हमेशा हार्ड अप होता बच्चों। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर 10 की, बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हर एग्जाम के बच्चों के लिए ये सेंटेंस बेहद इंपॉर्टेंट। जल्दी बताइए इसमें क्या करेंगे, बताइए।
वेट मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ। बताइए दोस्तों, ऑन माई रिक्वेस्ट जैन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। क्या करेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिक्वेस्ट के पहले ऑन लगा, बिल्कुल सही है। मेरी रिक्वेस्ट करने पर जैन ने इंट्रोड्यूस किया, मुझको इंट्रोड्यूस किया। अब हम जिस इंसान का इंट्रोडक्शन किसी और इंसान से कराते हैं तो प्रेपोजिशन हमेशा बेटा क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। बिल्कुल सही है कि तो जैन ने मेरा इंट्रोडक्शन किया अपने दोस्त से, हु इज। अब दोस्त कौन? कौन दोस्त? हु किसके लिए है? फ्रेंड के लिए है। वो दोस्त जो कि सिंगर भी है और एक साइंटिस्ट भी है। इसका मतलब ये कि जो हमने हु लगाया हुआ है या सिंगर साइंटिस्ट लगाया हुआ है, ये एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ हैं कि वो सिंगर भी और साइंटिस्ट भी है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एक ही व्यक्ति की बात करते हैं तो दोनों नाउन के पहले सिर्फ एक बार आर्टिकल द का प्रयोग सही हमारा। यहाँ पर मेरे भाई दोबारा ये जो ए है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। नहीं समझ आया फिर से समझिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम दो सेंटेंस, जब भी हम किसी सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज़ की बात करते हैं मेरे भाई, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों कभी भी वहाँ पर समझ लीजिए, ऐसी कंडीशन में बच्चों कभी भी वहाँ पर हम लोग दो बार आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों? हम लोग बात करते हैं हमेशा वहाँ पर एक बार आर्टिकल की, और वो हमारा देखिए आर्टिकल एक ही इंसान की लगा हुआ है। ये देखिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा जो साइंटिस्ट वाला ए काट देंगे, एक बार ए लगाएंगे आर्टिकल ए, इससे पता चल जाएगा कि हम एक ही इंसान की दो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अतुल की एक अभी अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, अतुल से हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क। अतुल की गंदी आदत है। क्या आदत गंदी? कि वो अपने काम को डिले करता है। और इस आदत ने देखिए क्या किया, देखिए जरा पढ़िए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं बताता हूँ, अतुल की हैबिट है, अब ऑफ के बाद वर्ब में आएंगे तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसकी हैबिट ने पुट माने डाल दिया है उसके कोलीग्स को। अब मुसीबत नहीं डाल दी है, मुसीबत में डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को यहाँ पर प्रेपोजिशन इन लगानी पड़ेगी। भाई फिर से देखो ना, अतुल की हैबिट ने, और हैबिट किस चीज़ की है? अपने काम को बार बार डिले करने की। उसकी इस हैबिट ने क्या किया है? उसके कोलीग्स को मुसीबत में डाल दिया है। गलत हो गया बेटा, यहाँ क्या करेंगे? मुसीबत में डालने के लिए पुट इन ट्रबल करेंगे। क्लियर हो गया? चलो नंबर 12वां बेहद इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों को नहीं समझ आता है मेरे भाई बताना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा सेंटेंस भी है। मतलब ये बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सेंटेंस है। देखिए क्या करेंगे इसमें, बताइए। पॉज कर लीजिए अपनी वीडियो को, आराम से देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आई एम बेटर एक्वेंटेड। पहले देखते हैं गलत की सही लिखा हुआ है। देखिए आई के साथ एम आता है, बिल्कुल सही है। बेटर लगा हुआ मतलब कहीं ज़्यादा। एक्वेंटेड मतलब क्या है मेरा भाई? एक्वेंटेड का मतलब मेरा परिचित हूँ, मैं कहीं ज़्यादा परिचित हूँ। और एक्वेंटेड प्रेपोजिशन कौन से लगाते हैं? विद लगाते हैं। तो एक्वेंटेड में प्रेपोजिशन विद भी सही लिखी, बेटर का यूज़ भी सही है। अब मैं इस देश से कहीं ज़्यादा अच्छे से परिचित हूँ देन यू, तुम्हारी तुलना में। अगर आप इस सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे ना बेटा, तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? इसकी हिंदी निकलेगी कि मैं तुमसे उतना परिचित नहीं हूँ जितना कि देश से परिचित हूँ। ये इसकी हिंदी निकल रही है। जबकि हमें क्या बोलना चाहिए? हमें बोलना चाहिए कि जितना कि आप परिचित हो देश से, उससे कहीं ज़्यादा मैं परिचित हूँ देश से। इसका मतलब ये है कि आय के साथ होने की इंग्लिश परिचित के लिए एम तो लगी हुई है, लेकिन यू के साथ में एक्वेंटेड यानी कि किसी चीज़ से फैमिलियर होने के लिए आर नहीं लगा हुआ है। हम प्रेपोजिशन हम हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे। इससे अब हमको समझ में आ जाएगा कि हम दोनों ही देश से परिचित हैं, बस अंतर क्या है कि मैं आपसे कहीं ज़्यादा परिचित हूँ। नहीं समझाया? मैं फिर से बता देता हूँ। इसकी हिंदी निकल रही थी मेरे भाई बिना आर के, कि बिना आर की हिंदी क्या निकल रही थी? कि आपसे कहीं ज़्यादा मैं देश से परिचित हूँ। यानी कि मैं आपसे भी परिचित हूँ, देश से परिचित हूँ, लेकिन दोनों में किससे ज़्यादा परिचित हूँ? देश से परिचित हूँ। जबकि ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि आप भी देश से परिचित हो, मैं भी देश से परिचित हूँ, और हम दोनों में से मैं ज़्यादा परिचित हूँ। तो यहाँ पर यू के साथ भी तो होने की इंग्लिश क्या लगानी पड़ेगी? आर लगानी पड़ेगी। आया बच्चों? चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे नंबर 13 की। 13 लिखा हुआ, इट इज़ सेड बाय सम पर्सन्स। ऐसा कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि वन ऑफ द बैंक कुड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल अच्छा सेंटेंस है और सरल सेंटेंस है। सही नहीं, सरल है।
बताइए क्या करेंगे सेंटेंस में। बच्चों वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों द्वारा कि वन ऑफ, अब आपको पता है भी, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, क्योंकि कई बैंक में से की बात कर रहे हैं तो बैंक का बेटा क्या हो जाएगा, बैंक्स हो जाएगा। देखिए कितने बार सेंटेंस आ रहे हैं, लगातार एक ही चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा मेरे भाई कि वन ऑफ के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कितना मज़ेदार सेशन है, देखिए ज़रा बार बार हम एक ही चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हमें आखिर क्या करना है। अब देखिए नंबर 14 की बात करेंगे बेटा। 14 में लिखा द बॉय हु यू सी, यहाँ पर सही कर दीजिएगा, द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। देखिए सेंटेंस की हिंदी लिखी हुई है, वो लड़का जिसको आपने देखा, वैसे तो हु माने होता है जो, वो लड़का जो देखता है, गलत हो गया, वो लड़का जिसको आपने देखा, तो जिसको का इंग्लिश में बेटा क्या बोलेंगे, हुम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, हुम बोलेंगे। अब जिन बच्चों को हु और हु में अंतर समझ में नहीं आता, मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों कि हु माने, जो हु होता है वो अपने आप में सब्जेक्ट होता है, और हु का हुम तब कर दिया जाता है बच्चों जब देखिए हु के बगल में, भाई एक बात बताइए, जब हु के बगल में यू लिखा होगा तो जाहिर सी बात है कि इस पे काम कर, कौन देख रहा है, यू देख रहा है ना, किसको देख रहा है, लड़के को देख रहा है, तो लड़का ऑब्जेक्ट बना। तो जब भी आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो भैया हु को तुरंत क्या कर दो, हुम कर देना। ठीक है, याद रखना क्या कर देंगे, हु का हुम कर देंगे। चलो अब बात करेंगे नंबर 15 की, बीइंग ऑक्यूपाइड विद द इंपॉर्टेंट मैटर्स। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है बिजी, और ऑक्यूपाइड में प्रपोजिशन विद लगाते हैं, बिल्कुल सही है, या घिरा होना, घिरा होना भी क्या, सराउंडेड विद भी कह सकते हो। बताइए इसमें क्या करेंगे। बताइए बच्चों क्या करेंगे। देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, बीइंग ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा घिरा होने की वजह से, अब ऑक्यूपाइड में प्रपोजिशन विद लगाते बिल्कुल सही है, तो इम्पॉर्टेंट मैटर्स में घिरा होने से, घिरा होने की वजह से ही हैड, उसके पास नहीं था, ही हैड नो लेजर, लेजर माने बेटा क्या होता है, फुर्सत, जिनको नहीं पता लिख लीजिए, लेजर माने होता है फुर्सत, फुर्सत का समय, उसके पास में फुर्सत का समय नहीं था। अब फुर्सत का समय किस चीज़ के लिए मेरे भाई, टू सी अस, हमें देखने का, तो इम्पॉर्टेंट मैटर में घिरा होने की वजह से उसके पास हमें देखने की फुर्सत नहीं थी। इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑक्यूपाइड के साथ जो प्रपोजिशन लगाते हुए लगे हुई है, और आगे लेजर के साथ प्रपोजिशन टू लगी हुई, क्योंकि हर नाउन के बाद जब वर्ब आती तो हमेशा प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस हमारा सही है, कोई गलती नहीं है। अब देखिए आइए बात करिए नंबर 16 की, द सन, वो सूरज, पढ़िए आप खुद पढ़िए। वो सन जिसकी किरण, हुज माने क्या होता है, जिसकी, वो सन जिसकी किरण गिव लाइफ, जिंदगी देती है, टू द अर्थ, पृथ्वी को, वॉज वेनरेटेड, उसको पूजा जाता था। वेनरेट माने क्या होता है, किसी को पूजना, सम्मान करना, एज गॉड, भगवान की तरह, बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों द्वारा। अब सेंटेंस में आपको पता है भैया, जब सूरज की बात करें तो उसकी एक किरण थोड़ी होगी, उसकी किरणें होंगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रे का रेज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने रे को सही भी माना होता ना, तो कम से कम गिव में एस ही लगा देते, लेकिन फिलहाल वो इतना सरल देते हैं सेंटेंस वहाँ पे कि आप आराम से पता लगा सकते हो गलती क्या है। तो भैया सूरज की किरण नहीं होगी, किरणें होंगी, इसका बनाएंगे दोस्तों प्लूरल, तो रे का क्या कर दिया जाएगा, रेज कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 17 की। देखिए ही वॉज नॉट प्रमोटेड, बनाइए दोस्तों जल्दी से, बताइए इसमें गलती क्या हो सकती है। देखिए मैं बताता हूँ, ही वॉज नॉट प्रमोटेड, उसको प्रमोट नहीं किया गया था। जब भी हम किसी इंसान को किसी पोस्ट पर प्रमोट करते हैं ना बेटा, तो प्रपोजिशन हमेशा टू लगाते हैं, ये बात आप याद कर लीजिएगा, जिसको नहीं पता लिख लीजिए कि जब भी हम किसी इंसान को कहीं पर प्रमोट करते हैं तो प्रपोजिशन टू लगाते हैं,
और जब भी कोई इंसान किसी पोस्ट को अटेन करता है तो प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। अटेन की स्पेलिंग ATTAIN। तो उसको कर्नल की रैंक पे प्रमोट नहीं किया गया था। अब देखिए कितने दिनों के लिए, अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। अब देखिए कितने समय के लिए जब हम बात करते हैं तो प्रेपोजिशन कौन से लगाते हैं? फॉर। लेकिन एक समस्या यहाँ पर दो प्रेपोजिशन लगी हुई, टिल भी लगा हुआ है और फॉर भी लगा हुआ है। हमको पता है कि हम दोनों में से एक ही लगाएंगे और निश्चित समय के लिए हमेशा फॉर लगाते हैं, टिल का प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा बेटा? टिल का प्रयोग जो वो हटा दिया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ फॉर का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेंटेंस समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सेंटेंस मुझे नहीं आता तो वहाँ पर हम पूरा एक्सप्लेन करके वो बता देंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको सेंटेंस कौन समझ में नहीं आया बच्चों। आइए, कितना मज़ा आ रहा है, देखिए ऐसे फ्रेशन करने में कितना मज़ा आता है। बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होती रहती है। आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन देन दैट ऑफ एनिमीज। बताइए बताइए क्या गलती होगी बच्चों? आप जरा इसको सॉल्व करिए। एक मिनट मैं ज़रा होल्ड करता हूँ, आप मुझे एक मिनट दीजिएगा बच्चों। चलिए आइए बच्चों, में शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा। आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड। जो हमारे सोल्जर्स हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड थे। किसकी तुलना में? दुश्मनों के सोल्जर की तुलना में। अब आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पूरी बात बता देता हूँ। बच्चों को जिनको तैयार नहीं है उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ज़रा, आपको ये सेंटेंस याद है? द क्लाइमेट ऑफ, देखिए, द क्लाइमेट ऑफ कानपुर, जो कानपुर की जलवायु है, इज़ वर्स देन लखनऊ, वो लखनऊ से कहीं ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, चलो ये सेंटेंस देख लीजिए। अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो द क्लाइमेट ऑफ कानपुर, जो कानपुर की जलवायु है वो कहीं ज़्यादा ख़राब है। ये कंपैरेटिव बैड की, बैड वर्स होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कानपुर की जलवायु लखनऊ से ख़राब नहीं है, लखनऊ की जलवायु से ख़राब है। जब आपको सेंटेंस में इधर कंपैरेटिव डिग्री दी हो, ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री दी हो, बहुत ध्यान से देखना। सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री दी हो, जो सब्जेक्ट है आपका वो आपका ऑफ से बनाओ। किससे बनाओ बेटा? ऑफ से बनाओ बच्चों। तब ऐसी कंडीशन में इधर भी आपको देन के बाद दैट ऑफ लगाना पड़ता है, क्योंकि हिंदी निकलेगी कि लखनऊ की जलवायु से, ऐसे हिंदी निकलेगी कि लखनऊ की जलवायु से ख़राब है, लखनऊ से ख़राब नहीं है। चूँकि क्लाइमेट जो है हमारा सिंगुलर है तो देन के बाद बैलेंस करने के लिए दैट ऑफ लगाया। अगर क्लाइमेट प्लूरल होता तो देन के बाद बैलेंस करने के लिए दोज ऑफ लगा देते हैं। यानी जब भी सब्जेक्ट में ऑफ, योर, अवर ये सब आया हो तो देन के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाते हैं। सिंगुलर है तो दैट ऑफ, प्लूरल तो दोज ऑफ। अब आप इसकी हिंदी पढ़िए। जो सोल्जर्स हैं वो कहीं ज़्यादा ट्रेंड हैं दुश्मनों के सोल्जर्स से। अब यहाँ पर सोल्जर्स प्लूरल है ना, तो सोल्जर्स, दुश्मनों के सोल्जर्स को तुलना करने के लिए दुश्मन सोल्जर्स प्लूरल हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? दोज ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या बेटा? प्लूरल है। आया बच्चों? चलिए, कितना देखिए मज़ा आ रहा है। जब आपको मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस दी जाती है ना तो पूरी इंग्लिश रिवाइज होती है। ऐसे क्या होता है, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस कर ले तो पता है आपको यार कि ये नाउन चल रहा है, प्रोनाउन चल रहा है, उसी से एरर निकालनी है। इसमें इतना मज़ा आता है करने में, हमको पता होता है कि हम लोग कई टॉपिक एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये देखिए नंबर कौन सा? नंबर 19। इसको बताने के पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ मेरे भाई कि ये हमारा जो सेंटेंस है ना ये कंडीशनल है। अब आप हिंट मैं दे देता हूँ, अब आप खुद बताओ कि क्या होगा इसमें। देखिए बहुत ध्यान से देखना, इफ के साथ वर आया है। ये यहाँ पर टुक कर लो यार, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। ये एरर नहीं, एरर कुछ और है। चलिए आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। पूरा सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
इफ़ के साथ जब वर आता है तो हमको पता है कि इमेजिनेशन की बात होती है, यानी कि हम लोग कल्पना की बात करते हैं। हिंदी निकल रही कि अगर संभव होता, टू गेट पास आना। अगर संभव होता पास आना, कहाँ पास आना? वेयर वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टुक प्लेस। अब इरप्शंस क्या होता है? ज्वालामुखी का फटना। उस जगह के संभव जाना अगर पास होता जहाँ पर ज्वालामुखी फटा, तो वी शुड की जगह वुड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में बच्चों इफ़ के साथ वर लगाते हैं तो बच्चों अगले सेंटेंस में क्या करते हैं? वुड लगाते हैं, शुड नहीं। जैसे आपको याद है, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ़ के साथ जब भी वर आएगा अगले बेटा सेंटेंस में क्या करेंगे? वुड लगाएंगे, शुड नहीं लगाएंगे। क्लियर है? चलो, बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस, हर एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सेंटेंस को। सरल सेंटेंस है, बनाइए जल्दी से, बहुत सरल सेंटेंस है। वन मस्ट यूज़ हिज बेस्ट एफर्ट। देखिए, वन माने किसी इंसान को यूज़ करना चाहिए अपने भरसक प्रयास। हम सभी जानते हैं बच्चों कि वन के साथ अपने की इंग्लिश हिज कभी नहीं लगाते। वन के साथ अपने की इंग्लिश यानी कि पॉजिटिव केस जो लगाते हैं वो हमेशा वन से लगाते हैं। ही के साथ हिज लगाते हैं, किसी पर्सन की हिज लगाते हैं। लेकिन जब वन बिना ऑफ के सिंगल आता है ना, तो हमेशा किसी भी खास व्यक्ति, किसी भी एक व्यक्ति की बात चलती है तो वन के साथ पॉजिटिव केस हमेशा वंस लगाया जाता है, और ये आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है प्रोनाउन के चैप्टर में। चलिए, अब यहाँ पर बात करेंगे नंबर 21 की। इट इज सजेस्टेड दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट टू रिलीव द कंजेशन। बताइए क्या बनाएंगे? देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। ये चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इसमें इट इज़ सजेस्टेड से निकली हुई है, तो इट इज़ सजेस्टेड के बाद लड़का जब हिंदी निकालता है तो करना चाहिए कि अर्थ में अंदर शुड लगा देता है। अंदर शुड लगाने की ज़रूरत नहीं है हमको, बिना शुड के भी सेंटेंस बन सकता है। तो सेंटेंस बनेगा इट इज़ सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि एक रिंग रोड है, बनाई जानी चाहिए। शुड बी बिल्ट में शुड छिपा हुआ है, क्योंकि इट इज़ सजेस्टेड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। टू रिलीव, आराम देने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बात सही बता दूं कि ये जो सेंटेंस जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर उसमें सेंटेंस में नो एरर दी गई हुई है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो एरर मुझे लगती है जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। ये देखिए ज़रा, RELIEVE, रिलीव का मतलब होता है रिलीफ देना, किसी इंसान को आराम देना। और जिसको रिलीफ देते हैं, मान लीजिए हिम को दिया रिलीफ, ठीक है, कोई प्रपोजिशन नहीं लगाई। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक मिनट जाइए, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रपोजिशन लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी इंसान को कोई दवा दी, तो आप क्या बोलेंगे कि यार ये दवा दे रहे हैं तुमको, दर्द से निजात दे दीजिएगी। फ्रॉम नहीं लगाते, ऑफ लगाते रिलीव में। तो हिंदी निकलेगी रिलीव हिम ऑफ पेन, दर्द से निजात देना। यानी कि रिलीव के बाद अगर प्रपोजिशन नहीं लगा रहे हैं तो किसी इंसान को आराम दे रहे हैं। अब अगर रोड कंजस्टेड चल रही है तो इसकी हिंदी तो मेरे ख्याल से ये निकलनी चाहिए कि यार रोड कंजस्ट, हम कंजेशन, यानी जो कंजस्टेड है कंजेशन को आराम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, ये मेरा मानना ये है कि इसमें यहाँ पर आपको रिलीफ के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगानी चाहिए, क्योंकि आप कंजेस्टेड जो रोड है ना, उस कंजेशन से आपको आराम मिल रहा है। अगर आप ऑफ नहीं लगाएंगे तो हिंदी क्या निकलेगी कि यार कंजेशन को आराम दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। वैसे मेरे ख्याल, वैसे बुक में दिया हुआ कि नो एरर, गलत भी हो सकती है, जाहिर सी बात है, कई बार मिस्टेक निकल आती है, एक नहीं से बहुत मिस्टेक हम लोग के साथ सामने निकल आती है। तो हम यहाँ पर क्या कर दी, रिलीफ के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगा दी। और ये नोट कर लीजिएगा कि जिसको आराम देते हैं प्रपोजिशन हिम लगा, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और जिससे आराम देते हैं प्रपोजिशन ऑफ लगाते हैं। बात करेंगे नंबर 22 की, यवनिका। यवनिका इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट, फिर से वही सेंटेंस, देखिए कितना सरल सेंटेंस है, बार बार आंखों के सामने आ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। बताइए क्या होगा उसमें एरर? चलिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए ज़रा, यवनिका इज़ वन ऑफ माने कई में से एक है, सबसे लेटेस्ट एडिशंस में से एक है। अब देखिए एडिशन के जगह क्या हो जाएगा, एडिशंस हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे भाई कि जब भी हम वन ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या बनता है, प्लूरल बनता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस सरल, एक नज़र मार लीजिए आपको आ जाएगा।
अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 23 की। बताइए 23 में एरर क्या हो सकती है? चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केजेस। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो नोट करने वाली एक है, मैं आपको बता दूँ जिन बच्चों को नहीं पता जान लें। नाउन के ठीक बाद वर्ब में आईएनजी अगर आ गया बिना हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के, नाउन के ठीक बाद अगर वर्ब में आईएनजी बिना इज एम आर के आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा भाग सब्जेक्ट बन जाता है। नाउन के ठीक बाद आईएनजी अगर आ गया तो ये क्या करता है मैं बता दूँ आपको, ये देखिए ज़रा। यानी नाउ चिल्ड्रन विजिटिंग लिखा है तो सेंटेंस की हिंदी निकलेगी चिल्ड्रन हु विजिट। ये देखिए ये हिंदी निकलती है। फिर से जिनको नोट करा नोट कर सकते हैं कि नाउन के ठीक बाद आईएनजी इज एम आर या वॉजवर के बिना आ जाए तो वो क्या करता है, हु प्लस वर्ब का रिप्लेसमेंट होता है। यानी वो बच्चे जो पार्क में घूमने आते हैं आर एम्यूज्ड, वो मनोरंजन कर लेते हैं अपना, बाय द मंकीज, बंदरों को देखकर। अब कौन से बंदर? हु प्ले इन द केजेस, यहाँ पर हु लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको वो बंदर देखकर मज़ा आता है जो खेल रहे होते हैं किसमें, केजेस में। वरना भैया सेंटेंस मंकी से ख़त्म हो गया तो सीधे प्ले से अगला सेंटेंस कैसे शुरू हो सकता है? जाहिर सी बात है। अगर आप नहीं करना चाहते तो एक काम कर दीजिए, जैसे हम लोगों ने चिल्ड्रन के बाद ऊपर सेंटेंस में विजिट का विजिटिंग दिया हुआ था, वैसे आप यहाँ पर प्ले का प्लेइंग कर दीजिए। तो सेंटेंस में वही कि भैया हम उन बंदरों को देखकर मज़ा ले लेते हैं जो उस वक्त खेल रहे होते हैं। काम उस वक्त कंटिन्यू होता है, खेल रहे होते हैं, तो वर्ब में खेल रहे होते हैं हिसाब से क्या करें, वर्ब में आएंगे लगा देंगे। चलो अब नंबर 22 की बात करें। बताइए क्या करेंगे इसमें। जो कार है वो उड़कर रोड पर गिर गई, सॉरी रोड से जो है उड़कर, यानी कि कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, जो रोड से हट गई और गिर गई वैले घाटी में, क्योंकि अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट, तेज चला रहा था। बताइए क्या होगा। बच्चों हम सभी अच्छे से बात ये जानते हैं कि फास्टर जो है वो फास्ट की कंपैरेटिव फास्टर फास्ट की कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव तब लगाते जब कहीं पर तुलना होती है। तो यहाँ पर तो अमित की तुलना किसी से हो ही नहीं रही है, तो फास्टर का जो यूज़ है वो गलत है। हम सिंपल ये बोलेंगे कि अमित गाड़ी तेज़ चला रहा था। कार जो है वो रोड से गिर गई और उतर गई और गिर गई घाटी में, क्योंकि अमित जो था वो गाड़ी तेज़ चला रहा था। ठीक है, तेज़ चलाने के लिए फास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव की कोई दिन का यूज़ नहीं हुआ है। अब साधना वॉज, ये देखिए बताइए सेंटेंस क्या हो जाएगा। साधना वॉज वन पर्सन हु कुड समहाउ मैनेज टू वर्किंग इन द, बहुत सरल सेंटेंस है, बहुत सरल सेंटेंस। बताइए क्या हो जाएगा। मैं बताता हूँ। देखिए साधना वॉज द वन पर्सन, साधना एक ऐसी व्यक्ति है, साधना एक ऐसी इंसान थी जो मैनेज कर पाई है। अब क्या मैनेज, देखिए मैनेज भी वर्ब है, वर्क भी वर्ब है, दो वर्ब के पीछे टू लगाते हैं, सही लिखा हुआ है। लेकिन टू के बाद वर्ब में हमको आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना होता, यानी कि किसी भी इन्फिनेटिव के बाद बच्चों हम लोग कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। तो जाहिर सी बात है टू वर्किंग की जगह क्या हो जाएगा, टू वर्क हो जाएगा। बेहद सरल सेंटेंस दोस्तों। अब बात करेंगे 26 की। 26, हाँ ये देखिए, इन स्पाइट ऑफ द लेट आवर, मैं इसको वो कर देता हूँ, मैनेज कर देता हूँ। बताइए क्या करेंगे। इन स्पाइट ऑफ द लेट आवर, बहुत ज़्यादा देर होने के बावजूद, द बैड वेदर के बावजूद, नवीन ने डिसाइड किया टू ब्रेव इट आउट, कि वो अब थोड़ा सा हिम्मत करेगा, एंड टू ड्रिंक एट बार। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ उसमें गलती क्या है। इन स्पाइट ऑफ लगाया हुआ है, मतलब के बावजूद हो जाएगा, और ये के बावजूद लेट आवर पर भी अप्लाई हो रहा है, बैड वेदर पर भी अप्लाई हो रहा है। यानी दोनों की हिंदी निकल रही है कि लेट आवर के बावजूद, लेट होने के बावजूद और ख़राब मौसम के बावजूद नवीन ने डिसाइड किया कि वो हिम्मत करेगा। अब एक डिसाइड के बाद क्या लिखा हुआ है, टू ब्रेव इट आउट, ये क्रिया है हिम्मत करने के लिए। जब आपने टू लगा दिया है तो एंड के बाद दोबारा टू लगाने की क्या ज़रूरत है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं समझे ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए जब भी आप किसी सेंटेंस में एंड के पहले
प्रेपोजिशन टू लगाते हो ना, तो ये एंड के बाद भी दूसरी वर्ब में अप्लाई होती है। आपने एंड से 2 वर्ब जोड़ दी, एक ब्रेव इट आउट, एक ड्रिंक। तो जब भी आप 2 वर्ब को जोड़ोगे बेटा किससे, टू से, तो एंड के बाद आपको दूसरी बार टू लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में वर्ब है। हाँ, अगर नाउन होता तो बात चल जाती। आए बच्चों, तो एंड से जब भी आप 2 वर्ब जोड़िए तो आपको दोबारा टू लगाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए। So guys, these were our 26 sentences based on the previous year sets errors, and I'm pretty sure you must have enjoyed the complete session. So what exactly you have to do, you just have to stay consistent every day, and you have to just look through all the sentences, you have to go through all the sentences that I'm teaching you every day. Fine. And before I close up, before I wind up this class, I mean this session, just मेक अ लाइक टू दिस वीडियो इफ़ यू हैव रियली एंजॉयड दिस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाने का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमारे साथ ऑडियंस और ज़्यादा जुड़ जाती है। ठीक है, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो इतना ज़रूर क्लियर है मेरे भाई। तो देख कर ही आपको चीज़ें बहुत सारी तैयार हो जाएंगी। आज का सेशन था वो प्रीवियस अभी क्वेश्चन का सेशन था। अगर आपको समझ में नहीं आया है या कोई चीज़ दिक्कत करी तो आप कमेंट बताइए। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अभी समझिए कि पेपर में चीज़ें रिपीट बहुत होती हैं और हमको एक पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम में कैसे पूछा था, वरना बुक में और पेपर में पूछने में बहुत अंतर होता है। ठीक है बेटा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 26 क्वेश्चन का सेशन था, ये आप लोगों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अब हम लोग बात करेंगे कल नेक्स्ट सेशन की कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों धन्यवाद।